बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, सबसे पहले सिर्फ मोमिना थी क्लास में, फिर नाइश भी आ गए, 2 लोग थे, फिर बहुत देर में बिल्कुल अभी रिसेंटली माज़ेब आई हैं। तो जब तक मेरा माइक जो है मोमिना अनम्यूट नहीं होगा तब तक आवाज़ कैसे आएगी? मेरा माइक म्यूट था इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं इंतज़ार कर रहा था स्टूडेंट्स का। तो बहरहाल हम अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, अब जो बच्चे नहीं आ पाए उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, कोई मसला होगा, तो वो लोग वीडियो लेक्चर देख लेंगे। हम अपनी क्लास का आगाज़ कर लेते हैं बाकायदा। जो क्वेश्चन हमने आपको असाइन किया हुआ था सामने है, स्क्रीन पे आपके सामने। इसमें कहाँ तक डिस्कस हो गया तो ज़रा बताएंगे? इत्तेफाक की बात है, मेरा ख्याल है माज़ेब भी नहीं थी पिछली क्लास में, मोमिना भी नहीं थी परसों की क्लास में। हेलो जी बेटा। सर, मैंने नीति परसों की क्लास में लास्ट में मेरी लाइट चले गई थी, मिस हो रही थी लास्ट की थोड़ी सी क्लास। मैडम मैं यही कह रहा हूँ, आप तो चली गई थी ना आखिर में, तो मैं इसीलिए तो उस बच्चे से पूछ रहा हूँ कि जिसको पता है कि आखिरी में मैंने क्या पॉइंट डिस्कस किया है। नाइश, आप थे क्लास में? यस सर था। कौन सा पॉइंट डिस्कस किया आपने? तो ये 20 पॉइंट हो गए थे, ये वाले 19। मेरे भाई सिर्फ 19 नहीं हो गए थे मेरे दोस्त। बी पार्ट के मुझे याद पड़ता है प्रोफेशनल फी, एडिशनल पार्ट्स, ये भी हो गए थे। फायर डैमेज सर, फायर डैमेज से स्टार्ट होगा। सर एडिशनल पार्ट्स तक पढ़ाया था आपने। ओके, थैंक यू। एडिशनल पार्ट्स परचेज तक पढ़ा दिया अगर, तो हम शुरू करते हैं। मोमिना, आपका माइक ना बहुत स्लो है, मुझे अपने उसकी आवाज़ बढ़ानी पड़ती है स्पीकर की, फिर बाकी लोगों की आवाज़ इतनी तेज़ आती है मेरे पास। तो आप हैंड फ्री जो है ना वो यूज़ नहीं किया करें, आपको बताया भी था मैंने लास्ट टाइम। आप बगैर हैंड फ्री के, या फिर हैंड फ्री चेंज कर लें बेटा, हैंड फ्री ख़राब है, आपकी आवाज़ ही नहीं आती मुझे। मैं स्पीकर की आवाज़ बढ़ानी पड़ती है, फिर बाकी बच्चों की आवाज़ इतनी तेज़ आती है, मुझे मुश्किल होती है। अच्छा बहरहाल, तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि सर आपने एडिशनल पार्ट्स पढ़ा दिया, तो ऑक्ट्रॉय चार्जेस के बारे में क्या ख्याल है? A type of tax, a type of duty which you pay when you enter into a new city or province, right? चुंगी कहते हैं इसे उर्दू में, चुंगी, सही है? हाँ तो बेटा मेरा बच्चा, आप दूसरा हैंड फ्री लगा लेना, मतलब ये हैंड फ्री खराब है, आपको पता भी है, इसमें से आपको आवाज़ आती है, इसका माइक सही नहीं है, मुझे आवाज़ नहीं आती, आपकी इतनी स्लो आवाज़ आती है, मुझे मुश्किल होती है ना मेरा बेटा, तो इसलिए। और मैं आपका सवाल भी सुनना चाहता हूँ ताकि मैं आपको जवाब दूँ। तो बहरहाल ऑक्ट्रॉय चार्जेस जो है टाइप ऑफ टैक्स है, और टैक्सेस अदा करना, जी टैक्सेस अदा करना क्या है, ज़रूरी है। उस मशीन को लाते हुए, उस चीज़ को लाते हुए एक बार अदा करेंगे, जहन इसके लिए तैयार है, तो इसलिए हम इसे अपना कौन सा एसेट कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हम इसे अपना एसेट ट्रीट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और एसेट ट्रीट कर लेते हैं, राइट? ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ाता हूँ अपनी बात को थोड़ा सा। और अगला नाम है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस जो होती है, क्या वो आपके ख्याल में रास्ते की होती होगी? बताएं। नहीं नो ना, सर। इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस होती होगी फैक्ट्री में पहुंचने के बाद, सही है? तो फायर इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल सर, ज़रूरी है। आग लग जाएगी तो मशीन जल जाएगी करोड़ों रुपए की, हाँ ज़रूरी है। जहन इसके लिए तैयार है, रीजनेबल है? यस सर, बिल्कुल जहन तैयार है। जिंदगी में एक बार इंश्योरेंस कराओगे क्या? हर साल पे करनी पड़ेगी, हर साल इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी ना,
इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस जो है आपका, वो कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ जी? रेवेन्यू। रेवेन्यू। माजे भी बोल रही है, बाकी सब लोग तो मेरा ख्याल है चुप कर रोजा रखा हुआ है। तो चलें देख लें, जैसे भी मुनासिब हो आप बोलिएगा इंशाल्लाह। मैसेज ही कर सकता है इंसान कम से कम, अगर बोला नहीं जा रहा, गले में दर्द है, आवाज़ ख़राब है, तो बंदा मैसेज ही लिख देता है कम से कम। रिपेयर एक्सपेंस ब्रैकेट में ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी ना भी लिखा हो, मेरा ख्याल है मोमिना कल इस पर अच्छी खासी बात हो गई थी हमारी, अगर याद हो आपको। कल से मुराद यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे हमारी बात क्या हुई थी कि भाई रिपेयर दो तरह का होता है। एक वो रिपेयर होता है जो कि हमारे एसेट की लाइफ या कॉस्ट या एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर कहलाता है। और एक वो रिपेयर जो होता है जो हम रूटीन लाइफ में करवाते रहते हैं, सही है? तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा बच्चा क्या रहे, रिपेयर एक्सपेंस ऑर्डिनरी है, ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड। रिपेयर आमतौर पे ऑर्डिनरी होता है, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो लाजमी लिख कर देगा, तो इसलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। बहुत शुक्रिया। पैकिंग चार्जेस के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? पैकिंग चार्जेस, ईशा ने जवाब दिया कैपिटल, मोमिना ने जवाब दिया रेवेन्यू। नाइस भाई चुप बैठेंगे, नाइस भाई बोले कैपिटल। हाँ, 3 लड़कियों में फंस गया बेचारा, कुछ बोल ही नहीं पा रहा। सर रेवेन्यू होगा। शुक्रिया सर, आपने इतनी हिम्मत की, आपने रेवेन्यू बोला। माजिब आपका क्या ख्याल है? सर कैपिटल। शुक्रिया आप तमाम लोगों का। 2 रेवेन्यू को बोर्ड चले गए, 2 कैपिटल को चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल एक्सपेंडिचर करेक्ट आंसर है। पैकिंग चार्जेस क्या होते हैं जरा सुन लीजिए। मोमिना आप भी सुनिए बेटा, और नाइस भाई आप भी जरा तमीज से सुने, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। जब आप कोई मशीनरी बाहर मुल्क से लेकर आ रहे होते हैं, मशीनरी थोड़ी नाजुक होती है या फिर जैसी भी हो, आप मशीनरी को पैक करवाते हैं प्रॉपर अंदाज में, ताकि रास्ते में उसकी टूट फूट ना हो। ऐसा थोड़ी कि आप उसको ओपन रख देते हैं और फिर टूट जाती है और आप फिर इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं लाओ पैसे दो। नहीं, आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, यानी जो प्रॉपर अंदाज होता है वो अख्तियार करते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप लाते हुए पहले प्रॉपर पैक करवाते। बताइए, उस एसेट को अपने ऑफिस तक लाने के लिए पैक करवाना जरूरी है या नहीं? वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसे पैक करवाना जरूरी है या बगैर पैकिंग के ले आए? जरूरी है। ओके, अच्छा फिर जिंदगी में एक बार पैक करवाएंगे या रोजाना ले जाया करेंगे और बोलेंगे लाओ आज दोबारा पैक कर दो, जरा मशीन को घुमाने लेके जा रहा हूँ? एक ही बार पैक करवाएंगे, वंस इन अ लाइफ। ओके, और जहन इसके लिए तैयार है। तैयार है। सर आपकी आवाज खराब हो रही है। आवाज खराब हो रही है? अच्छा जी सर। यार मेरे मुताबिक तो आवाज बिल्कुल प्रॉपर जा रही है। अभी तो मैंने माइक भी नहीं लगाया हुआ, मैं बगैर माइक के बोल रहा हूँ। आज माइक लगाता हूँ तो फिर तो उसमें ये होता है ना, कभी आवाज आ रही है कभी नहीं आ रही, ऐसा होता है ना। यस सर। जी बेटा, तो मेरा बच्चा, हाँ अच्छा ओके, थैंक यू मोमिना आपने बताया। तो मेरा बच्चा बस काम, अब बात को मुकम्मल करते हैं जल्दी से। पैकिंग चार्जेस हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, जरूरी होता है, जिंदगी में एक बार कराते हैं और जहन इसके लिए तैयार होता है। रजिस्ट्रेशन फी के बारे में क्या ख्याल है? सोच समझ के बोलना प्लीज। रजिस्ट्रेशन फी, ईशा ने बोल दिया कैपिटल, नाजिब ने भी बोल दिया कैपिटल, 2 वोट कैपिटल। जी, और नाइस भाई ने भी कैपिटल बोल दिया, मोमिना ने भी कैपिटल बोल दिया। फिर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जैसे गाड़ी को रजिस्टर्ड अपने नाम करवाते हैं, घर को रजिस्टर्ड अपने नाम करवाते हैं, तो एक ही बार करवाते हैं, ये एक ही बार का खर्चा होता है, जरूरी होता है, जिंदगी में एक बार होता है, जहन इसके लिए तैयार होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में क्या ख्याल है? ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में क्या ख्याल है? चाहे वो असला हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, लाइसेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ जाते हैं मेरा बच्चा, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। फाउंडेशन चार्जेस, पहले ये बताएं फाउंडेशन चार्जेस समझाऊं क्या होता है? पहले ये बताएं फाउंडेशन चार्जेस समझाऊं क्या होते हैं, या पता है? अच्छा चलो, माशाल्लाह आप लोगों ने जवाब दे दिया। मोमिना ने बोला नहीं, मोमिना ने पहले जवाब दिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नाइस। समझाऊं तुम्हें थोड़ा सा कि ये फाउंडेशन चार्जेस? फाउंडेशन सर। हाँ सर एक पॉइंट बता दें। अच्छा, एक पॉइंट बता देता हूँ।
मेरा बेटा देखो बात ये, मेरा ख्याल है नाइस आपका इंटरनेट डिस्टर्ब है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपकी आवाज भी ना प्रॉपर नहीं आ रही है आज, मेरी थोड़ी सी आवाज कट रही है, लेकिन बहरहाल आ रही है आवाज मुझे। अब आ रही है सही? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है सही। अच्छा सुनो, सर वो माइक नीचे था। अच्छा अच्छा, नहीं माइक वाइक तो चल रहा है, लेकिन ऐसे जैसे होता है ना इंटरनेट थोड़ा सा वीक होता है, स्लो होता है, तो आवाज होती है। बहरहाल अब काम की बात ये है कि देखो फाउंडेशन क्या है ना, मैंने नाइस तुम लोगों को मिसाल दी थी कि तुम जो है बिलफर्ज जो है कोई जनरेटर खरीद के लाते हो बड़ा, सही है, अपने ऑफिस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए। तो जब वो आप खरीद के लेकर आते हो, जब वो खरीद के लेकर आते हो, तो बेटा उसको खरीद के लाके आमतौर पे घर के अंदर नहीं रखते, बल्कि उसे आप घर के बाहर या ऑफिस के बाहर, फैक्ट्री के बाहर रखते हैं। बहुत बड़ा होता है ना, उसकी साउंड बहुत होती है, वाइब्रेशन बहुत होती है, तो हम उसको बाहर रखते हैं। तो बाहर ऐसी ओपन रख देते हैं। तो आपने बोला था नहीं सर उसके गिर्द जालियां लगाते हैं, है ना, एडिशनल पार्ट्स जिसको हम कह रहे थे। तो हम उसके लिए एक थोड़ा सा फाउंडेशन भी तो बनाते हैं कि ऊंचा करके रखेंगे ताकि बारिश का पानी ना जाए, क्या ख्याल है? तो वो जालियां, वो ग्रिल्स, वो ऊंचा करके बनाना, वो तमाम चीजें कहलाती हैं फाउंडेशन। क्लियर? नाइस, यस समझ में सर। आया? आगे यस चलो सर। बेटा। तो फाउंडेशन फाउंडेशन चार्जेस एसेट के लिए जरूरी हैं या नहीं? जरूरी है सर। उस एसेट की जिंदगी में वो फाउंडेशन बनेगा एक बार, जहन उसके लिए तैयार है और यस जरूरी सर। है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर? जी। ओके। डॉक ड्यूज कहते हैं बंदरगाह, यार्ड, पोर्ट, जैसे पोर्ट है ना, पोर्ट ग्रैंड सुना है आप लोगों ने, सबने पोर्ट ग्रैंड? यस सर। यस तो सर। पोर्ट ग्रैंड क्या है? बेसिकली पोर्ट है ना, बंदरगाह है। तो इसी तरह डॉक बंदरगाह को कहते हैं। जब आप कोई मशीन बाहर मुल्क से लेकर आते हैं, तो जहाज जब बंदरगाह पे आके खड़ा होता है, तो फिर मशीन जहाज से उतरती है, फिर वहाँ पे चेक होती है, सब चीज़ें वेरीफाई होती हैं, उसमें कोई स्मगलिंग तो नहीं हुई, कोई नशावर चीज़ें तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पाकिस्तान में लाना ममनू है। तो वो 1 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक वहाँ रखी रहती है डॉक पर। तो उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं आपको, दैट इज कॉल्ड डॉग चार्जेस, डॉग ड्यूज। तो बताइए आपके ख्याल में जरूरी है वो पे करना? जी बच्चों, जरूरी है? जहन तैयार है? और जी सर। जिंदगी में एक बार पे करते हैं, उस मशीन की जिंदगी में तो एक ही बार पे करेंगे। तो डॉग ड्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट? शुक्रिया। डॉग ड्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद पार्ट्स रिप्लेस्ड ड्यू टू डैमेज। जी बच्चों लिख के भेजें। रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वेरी गुड, रेवेन्यू है। ओके। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी फॉर परचेज ऑफ मशीन। हाँ जी सर, ये पहले समझाएं क्या है? रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी फॉर परचेज ऑफ मशीन, बिल्कुल माजिद बेटा ये रेवेन्यू ही है। आप सब इसे रेवेन्यू ही बोलोगे, लेकिन अब आप बीकॉम पार्ट वन में हो, तो एक जुमला गौर से सुन लो जो मैं कहने लगा हूं। अब देखो, अगर आप मशीन खरीद के लाए हो, लेकिन आपने अभी तक मशीन को यूज करना शुरू नहीं किया, सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मशीन को अभी तक यूज करना शुरू नहीं किया, तो मशीन के इस्तेमाल से पहले तक जितना भी इंटरेस्ट पे करोगी ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। एक बार भी ऐसा कुछ नहीं आया आपके पास पेपर में, पास पेपर में कभी ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन देखें, अब बीकॉम के लिहाज से भी तो सुनना जरूरी है ना, क्या ख्याल है? नॉलेज तो होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ वो इंटरेस्ट जो मशीन को खरीद के लाके इस्तेमाल से पहले पहले तक अदा किया जाए, इस्तेमाल से पहले पहले तक अदा किया जाए, वो तमाम इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में शामिल होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, राइट? लेकिन वो इंटरेस्ट जब आप मशीन को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उसके बाद पे करें, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जनरली इंटरेस्ट को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहते हैं, क्योंकि मशीन को हम ला के खरीद के फौरन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं आमतौर पर, राइट? तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी अच्छे से, अल्लाह के हुक्म से। आगे बढ़ता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस एंड लुब्रिकेशन चार्जेस के बारे में क्या ख्याल है आप? मेंटेनेंस एंड लुब्रिकेशन चार्जेस, यस प्लीज। सर ल्यूब्रिकेशन तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, सोच लो। बेसिकली सर लुब्रिकेशन मैं का मतलब होता है कैपिटल। ऑयलिंग। लुब्रिकेशन का मतलब है ऑयलिंग। जी। सर कैपिटल है। अच्छा चलें, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला लफ्ज तो मेंटेनेंस है। तो मेंटेनेंस से ही आपको समझ जाना चाहिए कि मेंटेनेंस क्या आपके ख्याल में हर जिंदगी में एक बार होती है? नो सर। मेंटेनेंस जरूरी होती है? हाँ होती है। मेंटेनेंस के लिए जहन तैयार यस होता सर। है?
हाँ होता है, लेकिन जिंदगी में एक बार नहीं होती, वो तो मेंटेनेंस तो बार बार होती रहती है, पहली बात। अच्छा, मेंटेनेंस के बाद फिर आगे अगला लफ्ज है लुब्रिकेशन। सर लुब्रिकेशन का मतलब क्या है भाई? ऑयलिंग, ऑयल। जैसे आप ऑयल चेंज करवाते हैं, आप ऑयल डलवाते हैं, जैसे आप गाड़ी में अपना ऑयल डलवाते हैं, सही है, तो ऑयल हर 3-3 महीने बाद, 2-2 महीने बाद, 4-4 महीने बाद, डिपेंड ऑन द माइलेज, डिपेंड ऑन द किलोमीटर्स यू हैव यूज, तो फिर आप अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाते हैं, तो वो लुब्रिकेशन चार्जेस होते हैं। माजिद क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो मेंटेनेंस और लुब्रिकेशन को आप कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में डालोगी? सर रेवेन्यू में। रेवेन्यू में, क्योंकि मेंटेनेंस एंड लुब्रिकेशन जो है ये मेंटेनेंस चार्जेस हैं, और ये डेली मतलब मंथली और क्या कहना चाहिए, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, ये होते रहते हैं। जैसे एक आसान सी मिसाल है, आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने का खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गाड़ी आपको फायदा बचाएगी कई सालों तक, लेकिन फिर गाड़ी को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर आप मजीद यानी मेंटेनेंस करते रहते हैं, मेंटेनेंस होती रहती है, वो जो मेंटेनेंस है वो होती रहेगी, वरना गाड़ी वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगी, सही है। तो गाड़ी को मेंटेन रखने के लिए उस पर मेंटेनेंस का खर्चा किया जाता है, तो मेंटेनेंस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। फिर आगे लिखा है रिपेयर रिजल्टेड इंक्रीज इन लाइफ। देखा आपने, रिपेयर के आगे खुद ही लिख रेवेन्यू। दिया, रिजल्टेड इंक्रीज इन लाइफ। जी भाई नाइश। सर कैपिटल। कैपिटल, ओके, कैपिटल कह दिया। कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट के बारे में क्या ख्याल है? सर एक मिनट, कैपिटल कैसे है? ये लिखा हुआ है ना इतना बड़ा बड़ा, आगे क्या लिखा है पढ़ो। इंक्रीज इन लाइफ। तो मैंने कहा था ऐसा सही 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 तो है एसेट की लाइफ एफिशिएंसी या कॉस्ट को बढ़ा दे। अगर सिर्फ रिपेयर लिखा होगा तो रेवेन्यू सर, याद आ गया। आ गया, शुक्र है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट के बारे में क्या ख्याल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट के बारे में क्या ख्याल है? कैपिटल। कैपिटल है, एसेट की कॉस्ट तो कैपिटल होती है ना। एडिशनल, एडिशन इन बिल्डिंग के बारे में क्या ख्याल है? एडिशन इन बिल्डिंग, पहले ये बताओ एडिशन इन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? एक और बिल्डिंग खरीद ली, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपने बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर बना दिया, 2 कमरे बना दिए, तो ये एडिशन इन बिल्डिंग है। तो क्या ख्याल है इसके बारे में, कौन सा खर्चा है ये? जी ईशा। कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल है। कैपिटल एक बार देना होगा। कैपेसिटी, कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, बिल्डिंग की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जब आप एक फ्लोर और तामीर कर देते हैं घर पे, तो आपके घर की कीमत और बढ़ जाती है, राइट? ओके। लेकिन कलर करने से घर की कीमत नहीं बढ़ती है, मैंने बताया था आप लोगों को, याद है? कलर करने से घर की कीमत नहीं बढ़ती, घर के ऊपर एक कमरा बढ़ाने से घर की कीमत बढ़ती है, राइट? उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में क्या ख्याल है? प्रॉपर्टी टैक्स सोच समझ के बताइएगा। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में क्या कहते हैं आप लोग? यस जी ईशा बेटा जवाब दो। मोमिना कहती है रेवेन्यू है। माजिद, रेवेन्यू है। ईशा भी माशाल्लाह सब कह रहे हैं रेवेन्यू, सभी ने सही जवाब दे दिया। मैं एक लाइन बोल देता हूँ क्यों रेवेन्यू, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स को एक बार नहीं दिया जाता, प्रॉपर्टी टैक्स हर साल दिया जाता है, तो देना जरूरी है। हाँ, नंबर 1 पॉइंट क्लियर। जिंदगी में एक बार देना है? नहीं, एक बार नहीं देना, हर साल देना है, और देने के लिए जहन तैयार है। 2 खासियत है, लेकिन एक खासियत मिसिंग है, तो इसलिए हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह दिया। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 आप जरा पढ़ लें इत्मीनान से, ये लाइन पढ़ लें, 2 सवा 2 ढाई लाइन है। उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखाता हूँ, फिर एक सवाल हम 5 ईयर से अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। जरा सवाल पढ़ लें इत्मीनान से, हिज्जे करके सब लोग। हेलो जी बेटा। सर, मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी। सर ये जो आपने ये ऊपर वाला पॉइंट था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी फॉर परचेज ऑफ मशीन, सर ये रेवेन्यू किस तरह, ये मुझे समझ में नहीं आया सर। मेरे ख्याल से कैपिटल होना चाहिए। सर मैं आपको अपना व्यू बता दूं, इसलिए कि वो जब परचेज यानी मशीन परचेज हो रही है, तो यानी उस टाइम पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी एक दफ़ा ही परचेज होती है, तो परचेज के टाइमिंग्स पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये तो उसकी कॉस्ट में यानी कॉस्ट में अमाउंट वो होनी चाहिए ना जमा, तो सर तो ये कैपिटल होना चाहिए। हेलो माजिद, माजिद समझाओ अपने दोस्त को, चलो। यस सर। ईशा तुम समझाओ या माजिद तुम समझाओ अपने दोस्त को, सवाल सुन लिया उसका? जी सर सुन लिया। समझाओ। भाई आप लोगों ने तो बहस की नहीं, अब मोमिना बहस कर रही है और बहुत अच्छी बहस कर रही है, अपना अपना व्यू भी दे दिया उसने बड़े अच्छे अंदाज में। उसने बोला सर मेरा ये व्यू है, तो बड़ा अच्छा व्यू है, मुझे पसंद आया, लेकिन अब आप बताएं।
सर हमने पैसे उधार लिए मशीन खरीदने के लिए, उस पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो कह रही है इंटरेस्ट एक बार देते हैं ना भाई। नो सर, मुझे लगता है इंटरेस्ट तो हर साल पे करेंगे। एक्सीलेंट, यही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दे रही हो। मोमिना जो मिस्टेक कर रही है वो ये समझ रही है कि इंटरेस्ट हम एक बार देते हैं। मोमिना, जब तक हम सारे पैसे वापस नहीं करेंगे हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। हमने 10 ओके साल के सर। लिए कर्जा लिया है तो 10 साल तक इंटरेस्ट पे करना है। 20 साल के लिए कर्जा लिया है तो 20 साल तक इंटरेस्ट पे करना है। चाहे वो मशीन हमारी खत्म हो जाए, मशीन आग लग जाए, मशीन चोरी हो जाए, लेकिन हमें उस कर्जे पे क्या देना होगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बेटा इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन इस्तेमाल से पहले तक जो इंटरेस्ट होता है, जैसे खरीद के लाए और अभी इस्तेमाल करनी शुरू नहीं की है, तो इस्तेमाल से पहले पहले तक जितना भी इंटरेस्ट पे करोगी ना मोमिना, वो कैपिटल होता है। यस। सही है, क्योंकि अभी इस्तेमाल नहीं, लेकिन जब इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद जब जब इंटरेस्ट पे करोगी वो तो फिर हर बार पे करने वाली चीज हो जाएगा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर यस मोमिना? सर। सवाल बहुत अच्छा था यस सर। आपका, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके जी, आप लोग दो ढाई लाइनें पढ़ चुके हैं तो फिर मैं आगे पढ़ूँ। ओके, पढ़ ली सबने? नाइस, पढ़ ली बेटा? नो सर। मैं हिज्जे करके पढ़ लूँ क्या? बी कंपनी हैज परचेज जनवरी 1 करंट ईयर लिस्ट प्राइस 9 लाख रुपीस। बी कंपनी ने एक मशीन खरीदी, परचेज अ मशीन, मशीन लिख दूं, परचेज अ मशीन। सही है, बी कंपनी ने एक मशीन खरीदी जनवरी 1 करंट ईयर 2020 में। लिस्ट प्राइस क्या होती है सुन लो सब लोग जल्दी जल्दी। जब तुम किसी आ, जब तुम किसी शोरूम में जाते हो, जब तुम किसी एलईडी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हो एलईडी खरीदने, फ्रिज खरीदने, तो तुम्हें दुकानदार एक उसके पास लिस्ट होती है कंपनी की फराहम करता, उसमें से देख के बताता है कि ये चीज इतने की दूंगा। वो प्राइस कहलाती है लिस्ट प्राइस। सुन रहे हो आप सब मेरी बात? वो प्राइस कौन सी प्राइस कहलाती है? लिस्ट प्राइस। तो जैसे ही वो लिस्ट प्राइस देखता है और उसमें लिस्ट प्राइस में लिखा होता है 1,20,000 मिसाल के तौर पे, तो वो खुद ही से 5,000 रुपए कम कर देता है, कहता है आप तो मुझसे खरीदते हो ना, चलो आपको 1,15 में दे दूंगा। कंपनी ने तो 1,20 का बेचने को कहा है, लेकिन मैं आपको कितने में दे दूंगा? 1,15 में। तो उसने फौरन हमें क्या दिया? डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं इसे? ट्रेड, ट्रेड डिस्काउंट। यानी हम उससे तिजारत करते हैं ना, तो उसने हमें कुछ पैसे फौरन माफ कर दिए, लेकिन कंपनी के मुताबिक वो चीज उसे कितने की बेचनी है? 1,20। तो 1,20 को कौन सी प्राइस कहते हैं? जल्दी बोलो। लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस। सही है। एक और मिसाल दो इसकी, मतलब एक्यूरेट तो नहीं बैठती, लेकिन हाँ क्लोज है, बहुत क्लोज है। कैसे? अभी फौरन समझ आ जाएगी, और नाइस भाई को तो बहुत जल्दी आएगी और बाकी देखने वालों को भी अल्लाह के हुक्म से समझ आएगी। कभी आप मेडिसिन खरीदते हैं ना, तो अगर आप एक गोली ना खरीदें, पूरा डब्बा खरीदें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला दवाइयों से बचाए, लेकिन बहरहाल अब जब कभी इंसान बीमार होता है, कोई सिरप खरीदता है, कोई मेडिसिन खरीदता है और पूरा बॉक्स खरीदता है उसका, मिसाल के तौर पर पूरा बॉक्स, तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर प्राइस कुछ और लिखी होती है, लेकिन मेडिकल वाला आपको बगैर क्या है उस पर क्या देता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट। हालांकि मेडिसिन जो है ना वो हमारा फिक्स एसिड नहीं है। मैं तो समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, कि उसके ऊपर लिखी हुई प्राइस कुछ और होती है, लेकिन फिर भी मेडिकल वाला हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट के बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा होता है, इसका मतलब है उसका मार्जिन बहुत होता है प्रॉफिट का। तो वो जो प्राइस उस पर लिखी है दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस, एंड द डिस्काउंट which he is given at the time of sale is called trade discount, right? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस सर। उसके बाद हम मशीन खरीद लेते हैं दुकानदार से, वो कहता है भाई 1,20 की चीज है 1,15 पे दूंगा। हम कहते हैं ओके 1,15। हम कहते हैं अब ये 1,15 हम तुम्हें देंगे 1 महीने में। क्या बोला नाइश मैंने? 1,15 हम देंगे तुम्हें 1 महीने में। वो कहता है ओके 1 महीने में दे देना, लेकिन अगर तुमने 10 दिनों में पैसे दिए, अगर तुमने 10 दिनों में पैसे दिए तो मैं तुम्हें 5,000 और छोड़ दूंगा। दुकानदार क्या बोल रहा है? 1 महीने में दे देना, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर तुमने 10 दिन में दे दिया ना लाके, तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये और दूंगा डिस्काउंट। तो हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पक्के पक्के हैं। हम 10वें दिन ही पहुंच गए, कितने पैसे लेके नाइस? ईशा कितने पैसे लेके पहुंचे? 90। ईशा बेटा आप हमारे साथ हैं, कितने पैसे लेके पहुंचे? ईशा का माइक काम नहीं कर रहा, माइक खोला हुआ है लेकिन बोल नहीं रही ईशा आज। ईशा आर यू देयर? ईशा मेरा बेटा आवाज आ रही है मेरा बच्चा? हाँ तो बोलो ना। यस सर लिख के भेज दिया, बोल क्यों मेरी?
सवाल क्या है? 85,000। मोमिना ने जवाब दे दिया। हम कितने पैसे लेके आएंगे? 1,10,000 लेके जाएंगे ना। यस सर। ईशा आपका माइक ही नहीं चल रहा तो आपकी आवाज आएगी कैसे? मुझे आपकी आवाज किसी को भी नहीं आ रही, क्योंकि आपका माइक सही काम नहीं कर रहा। आप माइक निकाल के लगाओ, उसको ऑफ ऑन करो, फिर वो सही हो जाएगा, या रीज्वाइन कर लेना मीटिंग, तो माइक सही हो जाएगा। आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। हाँ, दोबारा खोलो अब। अच्छा, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ कि भाई ये जो दुकानदार हमें 5,000 डिस्काउंट देगा ना, ये किस बात पे देगा? जल्दी पैसे देने पे देगा ना। हुजैफा भाई इतनी देर? यस सर। हुजैफा भाई बहुत गलत बात है, बहुत देर में आए हैं आप। अच्छा, तो दुकानदार हमें 5,000 लाइट नहीं? कल सुबह कल से 4 बजे से गई हुई है, 1 बजे आई फिर 4 बजे चली गई। आज? हाँ ना, कल 4 बजे की गई हुई, फिर आज 1 बजे आई है, और फिर आज दोबारा 4 बजे चली गई, अभी तक नहीं आई। अल्लाह अकबर, तो मोबाइल डेटा से हो तुम अभी? यस सर, कभी कनेक्ट होला कभी कनेक्ट होला है जब भी। आसानी करना यार, बड़ा मुश्किल है खुदा की कसम। बस यकीन करें, मैं भी पहले बड़ा जज्बा हुब्बुल वतनी में मरा जाता था कि नहीं यार, मुल्क में रह के काम करना चाहिए, लेकिन अब जो हालात है ना इस मुल्क के और कराची के, उसको देख के दिल चाहता है या तो खुदकुशी कर ले बंदा, या फिर बम बांध के फट जाए, या फिर पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, क्योंकि इस तरह तो ये लोग हमको जो ना वो पता नहीं कौन से दौर में ले जाएंगे। समझ से बाहर है यार, बहुत बहुत मुश्किल कर दी है जिंदगी, तंग कर दी है जिंदगी में। बहरहाल अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियां फरमाए। तो प्यारे बच्चों, बात यह है कि जब हम दुकानदार को 1,10,000 दे रहे हैं, तो दुकानदार हमें क्यों पैसे 1,10,000 ले रहा है? क्योंकि हम उसको अर्ली पेमेंट कर रहे हैं ना, तो इसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसे मोमिना? कैश डिस्काउंट। हाँ ईशा, अब तुम्हारी आवाज आ गई, शुक्रिया, अब तुम्हारी आवाज आ गई हमारे पास। अच्छा, तो सब लोगों को समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या है। उसके बाद कंपनी जो है दुकानदार को जब पैसे देने लगती है तो बेटा सर 2/10 ये समझाइएगा। 2/10 मैंने अभी अमाउंट की सूरत में बता दिया ना तुम्हें चंदा, मैंने अभी खुद ही अपने पास से बता दिया। 5,000 डिस्काउंट, एक 20 की चीज थी, 5,000 ट्रेड डिस्काउंट मिला, 5,000 कैश डिस्काउंट। अभी मैं जब सवाल ये वाला ओरिजिनल पढ़ूंगा तो फिर मैं तुम्हें ये अमाउंट बता दूंगा कैसे आएगी। इसका मतलब है 10 दिन में देंगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, और 45 दिन में देंगे तो नो डिस्काउंट। 45 दिन में पूरे पैसे देने, और 10 दिन में देंगे तो 2% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी जितने पैसे देने हैं उसका 2% और डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अभी मैंने तुम्हें परसेंटेज में नहीं उलझाया, मैंने अपने पास से तुम्हें अमाउंट बता दी। क्या बोला कि भाई आपको 5,000 रुपये और डिस्काउंट मिल गया क्योंकि आप जल्दी पैसे ले जाके दे रहे हैं, तो उसका नाम है कैश डिस्काउंट। इसके बाद दुकानदार कहता है कि भाई कम जो हुकूमत ने इस सामान को बेचने पर इस पे सेल्स टैक्स लगाया है। जैसे आप पिज्जा हट जाके पिज्जा खाएं, KFC जाके आप बर्गर खाएं, तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं? सेल्स टैक्स। ठीक है, इसी तरह आप जो है लक्स साबुन कभी खरीदें तो उसको पढ़ें तो उसमें लिखा होता है कि जनाब रिटेल प्राइस के अंदर सेल्स टैक्स शामिल करके बेचते हैं वो कंज्यूमर प्राइस में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत कहती है कुछ चीजों पे आप सेल्स टैक्स लगाओ, टैक्स लगा के बेचो, तो वो दुकानदार जिससे हम मशीन खरीद रहे हैं वो उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। और तो आप टैक्स जब लगाएगा तो वो टैक्स हमारी एसेट की कॉस्ट को बढ़ाएगा या कम करेगा? बोलो। बढ़ाएगा। और वो बढ़ाएगा। तो वो भी हम अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, और अब वो हमें इनवॉइस या बिल बना के देगा जिसमें वो दिखाएगा, जुमले सुनना जरा प्लीज, जिसमें वो दिखाएगा कि एसेट 1,20,000 रुपए का था, 5,000 रुपए उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया, 1,15 की चीज बनी, फिर हमने पैसे उसे ले जाके अर्ली दिए तो उसने हमें 1,10,000 में चीज दी। लेकिन क्योंकि हुकूमत ने बोला है कि इसके ऊपर बिल फर्ज 15,000 रुपए टैक्स लगना चाहिए, तो उसने 1,10 में 15,000 रुपए सेल्स टैक्स ऐड करके हमें बिल कितने का बना के दिया? 1,25,000। 1,25,000 को इनवॉइस प्राइस भी कहते हैं और बिल्ड प्राइस भी कहते हैं। 1,25,000 को इनवॉइस प्राइस भी कहते हैं और बिल्ड प्राइस भी कहते हैं। ये वो प्राइस है जो हम किसे पे करेंगे? दुकानदार को। ये वो प्राइस है जो हम किसे पे करेंगे? दुकानदार को। और ये सारी की सारी अमाउंट है हमारा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी ये पूरे 1,25,000 हमारे बिजनेस को पहुंचाएंगे फायदा 1 साल से ज्यादा अरसे तक। क्या आपके ख्याल में मशीन आपके घर आ चुकी है, आपके ऑफिस आ चुकी है? नो सर। अभी तो बेटा आपने सिर्फ दुकानदार को पेमेंट की है। अब आप वहां से मशीन उठाएंगे उसकी दुकान से और उसको अपने ऑफिस तक लाने में आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा,
इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का खर्चा, ठीक है, पैकिंग चार्जेस का खर्चा और बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। तो वो सारे खर्चे आगे लिखे हैं और फिर हमें क्या करना होगा, उन खर्चों में देखना होगा कौन सा कैपिटल है और कौन सा कैपिटल नहीं। जो कैपिटल होगा वो ऐड हो जाएगा, जो कैपिटल नहीं होगा उसे हम लेफ्ट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? पहले ये बताओ ईमानदारी से। यस सर। ओके, तो बस अब फाइनली मैं क्या करने लगा हूँ, फाइनली मैं इसी क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ जो लिखा हुआ है और फिर मैं इसका जवाब नीचे आपसे शेयर करूंगा। हमारे पास टाइम रह गया तकरीबन 7 मिनट। अल्लाह के हुक्म से हम सवाल पढ़ के अभी के अभी इसका जवाब देख लेंगे। इसके बाद अगले यूनिट में मैं आपको एक सवाल 5 ईयर से सॉल्व करवाऊंगा, आप खुद करेंगे अल्लाह के हुक्म से। बी कंपनी ने परचेज की एक मशीन जनवरी 1 करंट ईयर, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹9 लाख। बी कंपनी ने एक मशीन खरीदी जनवरी 1 को इस साल, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए है और उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिला कितने परसेंट? 10%। ठीक है, तो 9 लाख का 10% निकाल लेते हैं आजकल आप लोग। जल्दी बताएं कितना आया। एक भी जवाब आएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 9,000 90,000 आएगा ना यार, 1% थोड़ी है। यस सर 90,000। तो आप लोगों ने लिखा कंपटीशन फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, सबसे पहले लिखी लिस्ट प्राइस 9 लाख रुपए लिख के इसमें से आपने लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट। 9 लाख का 10% 90,000, 9 लाख में से 90,000 माइनस किया तो जो अमाउंट है उसका नाम है कॉस्ट प्राइस। याद रहेगा उसका नाम क्या है? कॉस्ट प्राइस। नाम याद रहेगा अल्लाह के हुक्म से, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद बताइए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है कि एंड अ कैश डिस्काउंट 2/10 and/45, और डिस्काउंट कैश मिलेगा 10 दिन में देंगे तो 2%, 45 दिन में देंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा। और आगे फिर कंपनी ने सेल्स टैक्स दिया, ट्रांसपोर्टेशन, फलाना ढिमकाना सब लिखा है। तो ये तो लिखा ही नहीं है कंपनी ने 10 दिन में पैसे दिए या नहीं दिए। तो जरा रिक्वायर्ड पढ़ना, कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। और इसके बाद आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? कंपनी अवेल द कंसेशन पीरियड, यानी कंपनी ने कंसेशन पीरियड को अवेल किया, कंपनी ने कंसेशन पीरियड के अंदर पैसे अदा कर दिए। तो कंपनी ने, इसका मतलब है 2% कंपनी को और डिस्काउंट मिलेगा, यानी हमें 2% और डिस्काउंट मिला या नहीं मिला? तो बताओ हमारी चीज कितने की हो गई थी, याद दिलाओ हमारी चीज कितने की हो गई थी तुम्हारे मुताबिक? हमारी चीज हो गई थी 8,10,000 की, याद आया? ठीक है, 9 लाख में से 90,000 तो उसने इमीडिएटली हमें डिस्काउंट दिया था, तो 8,10,000 की चीज हो गई थी। और 8-10 में से उसने बोला आपको मैं मजीद कितना परसेंट डिस्काउंट देता हूँ? 2%। अच्छा सर, अगर ये ना लिखा होता तो भी हम आमतौर पे यही फर्ज करते हैं कि हमने पैसे डिस्काउंट पीरियड के अंदर दिए। ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी, आप सब दोबारा कान खोल के सुनना है। अगर ये कंपनी अवेल द कंसेशन पीरियड ना लिखा हो तो भी हम आमतौर पे ये फर्ज करते हैं कि पैसे हमने डिस्काउंट पीरियड के अंदर अदा किए होंगे। सर तो फिर कब पता चलेगा कि डिस्काउंट पीरियड में नहीं दिए? जब वो लिख के दे कि हमने पैसे जनवरी की 12 तारीख को अदा किए, जनवरी की 15 तारीख को अदा किए, सही है, तो हम समझ जाएंगे कि जनवरी 1 को खरीदा था, जनवरी 10 तक दे देते तो डिस्काउंट मिल जाता 2%, लेकिन जनवरी की 12 को दिया, जनवरी की 15 को दिया, तो अब डेफिनेटली डिस्काउंट नहीं मिला, है ना। लेकिन अभी क्योंकि लिखा है कंपनी अवेल द कंसेशन पीरियड, तो 8,10,000 का 2% आपके सामने है 16,200। 90,000 ने भी हमारे एसेट की कॉस्ट को कम किया और 16,200 डिस्काउंट भी हमारी मशीन की कीमत को कम कर, हम कहेंगे मशीन हमें 16,200 रुपए से और कम की पड़ गई। तो अब मशीन अभी तक कितने की पड़ी? 793,800। इसका नाम रखा कैश प्राइस। कैश प्राइस तक जिंदा है सब लोग मेरे साथ? कैश प्राइस तक सबको समझ आया? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। दुकानदार को इतने पैसे देके निकलने हम लोग पत्ती गली से? नहीं, दुकानदार ने बोला बेटे इस पे आपने और क्या देना है हमें? सेल्स टैक्स। तो हमने कहा ओके सेल्स टैक्स निकाल लेते हैं। कितने पैसे? अगर सेल्स टैक्स ना होता तो हम उसे कितने रुपए देते? 793,800। तो इसी अमाउंट का हम 5% टैक्स लगाएंगे, सेल्स टैक्स। तो आप देखें 793,800 का 5%, आप कैलकुलेटर चलाइए जरूर ताकि आपको पता चल जाए, कहीं कोई मिस्टेक है तो आप मुझे बता दें। 39690 ये 5% है किसका? 793,800 का। और सेल्स टैक्स हमारी मशीन की कॉस्ट को क्या करेगा? सोच समझ के बोलिएगा। बढ़ाएगा। मेरा बच्चा मैंने उसको ऐड किया हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। उम्मीद है आप सबको 833,490 समझ आ रहा है। इसका नाम क्या लिखा है बोलें? वाइस प्राइस या बिल्ड प्राइस, यानी वो प्राइस जो हम किसको पे करेंगे? दुकानदार को। फाइनली ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सब लोग? अभी तक हमें मशीन कितने की पड़ गई? 8,33,490 रुपए की पड़ गई। क्या बस मशीन की यही कॉस्ट है? नहीं, मशीन को अपने ऑफिस तक लाकर लगाने में जो खर्चे होंगे, अगर उन खर्चों में कितनी खासियत हो? 3।
जरूरी हो, नेसेसरी हो, वंस इन अ लाइफ हो और रीजनेबल हो, तो हम उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हुए एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो बताइए जरा, अब मशीन को अपने ऑफिस तक लाने में और कोई खर्चे हुए हैं? तो आपने बोला जी सर बिल्कुल हुए। कंपनी ने क्या पे किया? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। कितने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए? 12,000। तो बताइए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कौन सा खर्चा होता है आपके मुताबिक? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका कैपिटल। मतलब है इस 12,000 को एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। यस सर। यस सर। लेबर चार्जेस के बारे में क्या क्या है? लेबर चार्जेस के बारे में ये भी कैपिटल। कैपिटल। सभी कैपिटल होंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस के बारे में क्या कहते हैं? ये भी कैपिटल है। कैपिटल। कैपिटल। फाउंडेशन चार्जेस के बारे में क्या कहते हैं? कैपिटल। इसका मतलब कैपिटल। है अभी तक कैपिटल एक्सपेंडिचर नजर आ रहे हैं। अच्छा तो एक बात बताएं, ये जो अमाउंट थी मशीन वाली कितनी 833,490, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? ये भी एक ये भी है। एक्सीलेंट, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसको अलग इसलिए रखा है कि ये वो अमाउंट है जो दुकानदार को पे की है, और अब जो अमाउंट है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो हमने दुकानदार को पे नहीं की, बल्कि दुकान से लेके अपने ऑफिस तक लाने में और लगाने में वो खर्चे हुए, तो हम उनका नाम लिखते हैं अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या लिखते हैं मेरा बेटा? अदर कैपिटल है। अदर। देखो इसका मतलब खुदारा कोई ये ना समझे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये सब भी क्या है? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेल्स टैक्स हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट तो हमारे एसेट की कॉस्ट को कम कर रहा है, कैश डिस्काउंट हमारे एसेट की कॉस्ट को कम कर रहा है। सेल्स टैक्स हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो हमारे एसेट की कॉस्ट को बढ़ा रहा है, और ये सब भी कैपिटल है। लेकिन इसको यहाँ लिखने का क्या मकसद है? इसको यहाँ लिखने का मकसद ये है, इसको यहाँ लिखने का मकसद ये है प्यारे बच्चों, कि हमारे पास जो इनवॉइस प्राइस है ये दुकानदार को पे की जाने वाली प्राइस है। राइट, आखिरी मिनट चल रहा है, किसी भी वक्त क्लास खत्म हो जाएगी, तो बस क्लास खत्म होने के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को, क्या ख्याल है? सही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऊपर देखते जाएं और नीचे चेक करते जाएं। ऊपर देखते जाएं तो क्या क्या लिखा है? ऊपर लिखा है हमारे पास, आपने बोला था ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, टेस्टिंग और फाउंडेशन। ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, टेस्टिंग एंड फाउंडेशन सब नजर आ गया। सर ये नहीं लिखा हुआ इंश्योरेंस, तो 3 ईयर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सा खर्चा है? बोलो। रेवेन्यू। रेवेन्यू। और लाइसेंस फी भी कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू। रेवेन्यू। बस अल्हम्दुलिल्लाह सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर एक जगह लिखकर सबको प्लस किया, टोटल आ गया, और इनवॉइस प्राइस में